दोस्तों, एक लड़की इस सावन के महीने में प्रण लेती है कि वो भी अपने भाई के साथ कांवड़ यात्रा पर जाएगी। माँ बहुत ज्यादा खुश होती है कि बेटी ने ऐसा सोचा है। वो अपनी बेटी से कहती है कि हाँ बेटी, तुम भी बहुत दृढ़ शक्ति से तुम भी कांवड़ लेकर निकलो। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना जो है वो पूरी करेगा और तुमसे भगवान जो है बहुत प्रसन्न होंगे और जो भी तुम्हारी इच्छा है, जो भी तुम चाहती हो, वो तुम्हारी कामना जो है वो पूरी करेंगे। अब लड़की जो है फिर दृढ़ शक्ति से कांवड़ लेकर निकलती है। यहाँ वहां वो कांवड़ पैदल चलती है, बड़ा संघर्ष करती है। एक डंडे में 2 बोतल पानी टांग कर वो कांवड़ यात्रा को अपनी पूरी कर रही थी। यहाँ वहां उसको कांवड़ को अपनी रोक कर जब वो थक जाती तो वो विश्राम करती, आराम करती। इसी दौरान उसका भाई जो है अपनी बहन की स्थिति देखता है तो कहता है, बहन तुम लौट जाओ, तुम कैसे पूरा कर पाओगी, तुम तो अभी से थक जा रही हो और तुम बीमार भी लग रही हो। ऐसा ही फिर बहन कहती है कि नहीं भाई, मैंने अगर संकल्प लिया है तो मैं उसे पूर्ण जरूर करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यही तो भगवान चाहते हैं कि मैं कैसे भी करके अपनी दृढ़ शक्ति को कायम रखूं और इस कांवड़ को पूरा करूं। भाई कुछ भी नहीं कहता है और उसके बाद से दोनों भाई बहन जो है कांवड़ लेकर फिर थोड़ा विश्राम करते हैं। जब वो थक जाते हैं फिर वो आगे निकलते हैं। अब इसी तरह एक सुनसान इलाका पड़ता है, रात बहुत हो जाती है, बारिश होने लगती है। तो भाई कहता है कि चलो बहन, यहीं पर हम लोग आराम कर लेते हैं। अब यहीं पर मौके का फायदा उठाकर कुछ गुंडे आते हैं और उसी के भाई के सामने उसी की बहन की इज्जत जो है वो लूटने लगते हैं। उसके साथ वो गंदा काम करते हैं। भाई बहुत प्रयास करता है अपनी बहन को बचाने की, बहुत कोशिश करता है, उन गुंडों से वो लड़ता है ताकि वो अपनी बहन की इज्जत को बचा ले। लेकिन उसका जो भाई है वो नाकाम हो जाता है और अपनी बहन की इज्जत को अपनी ही आंखों के सामने लुटता हुआ देखता है। और उसके बाद से जो गुंडे थे उसके भाई को भी बहुत पीटते हैं और उसी की आंखों के सामने उसकी बहन की इज्जत को वो तार तार कर देते हैं। उसके बाद से सुबह हो जाती है। वहां से जो लोग गुजरते हैं वो लड़की को अस्पताल में भर्ती कराते हैं और इधर लड़का जो है वो आत्महत्या कर लेता है कि वो अपनी बहन की इज्जत को बचा नहीं पाया। ये जो घटना है वो आपको अंदर से झकझोर देगी कि आज यह जो हमारा समाज है, हम किस समाज में सांस ले रहे हैं। आज हमारी बेटियां जो है, हमारी जो बहनें हैं वो सुरक्षित नहीं है। अब जैसे ही जो भाई है, अब जैसे जो पिता है, जो ऐसा कर्म करते हैं कि जो एक लड़की की इज्जत जो है इस तरह तार तार कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की जो घटना है थोड़ा सा वक्त निकाल कर सुनिएगा जरूर और कमेंट में लिखिएगा कि आखिर में हम किस समाज में जी रहे हैं और आखिर में ये जो सब जो हो रहा है, आखिर में इसके पीछे किसका दोष है। आदाब, शक्ति का नमस्कार। हाजिर में फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है दोस्तों कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, हमारी जो माँ बहनें हैं वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। एक लड़का जो है वो हर जगह सुरक्षित है, लेकिन लड़कियां जो हैं वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वो घर में रहती हैं तो घर में ही कहीं भाई उसके साथ गंदा काम कर देता है। वो बाहर जाती हैं तो बाहर वाले उसके साथ गलत काम करते हैं। तो हमारा सवाल यही है दोस्तों आप लोगों से कि आखिर में हम बेटियां जो है, हम लड़कियां, वो कहाँ सुरक्षित हैं। इसका जवाब जो है दोस्तों बड़ी ईमानदारी से आप कमेंट में करके जरूर दीजिएगा, क्योंकि पुरुष प्रधान ये हमारा देश है। पुरुष की सत्ता चलती है, पुरुष की सारी चीजें हैं। हम तो सोचते हैं कि लड़कियों को, बेटियों को अब जन्म भी नहीं देना चाहिए। क्या करेंगे हम बेटियों को जन्म देके जब बेटियों के साथ ऐसा कुछ हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस घटना को आपको सिलसिलेवार से बताते हैं। दोस्तों, दरअसल ये जो घटना है वो जौनपुर की एक छोटे से गांव की ये घटना है। जौनपुर की रहने वाली रीता, जिसका माँ का नाम रीना होता है। रीना के जो पति थे वो कोरोना काल में ही उनकी मौत हो जाती है। रीना के 2 बेटे थे, एक बेटी थी। रीना का जो बेटा था वो बहुत ही ज्यादा छोटा था, अभी 5 साल का था। रीना की एक बेटी थी और एक बेटा था जिस पर घर की जिम्मेदारी थी। रीना की जो बेटी थी जिसका नाम सरिता था, सरिता सबसे बड़ी लड़की थी। और उसके बाद से दोस्तों मैंने दरअसल ये जो कहानी है इनके नाम के पात्र को प्राइवेसी के कारण बदल दिया है। और रीना का जो बेटा था जिसका नाम रवि था, रवि और सरिता दोनों भाई जो है, कावड़ का महीना आता है, सावन का महीना आता है तो
सरिता जो है अपनी माँ रीना से कहती है कि माँ, मेरी भी कुछ इच्छा है, मैंने भी कुछ मांगा है और मैं भी सोच रही हूँ कि इस बार मैं भी भाई की तरह कावड़ लेकर मैं भी निकलूं। माँ कहती है कि बेटी, तू कैसे ये कर पाएगी, तू तो लड़की है। माँ तो सरिता जो है अपनी माँ से कहती है कि माँ, तू तो लड़के और लड़के में भेद कर रही है, क्या जो भाई कर सकता है मैं वो नहीं कर सकती हूँ। माँ कहती है कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तू तो बहुत कुछ कर सकती है, ऐसा नहीं है। तो फिर सरिता कहती है कि ठीक है माँ, अगर लड़की लड़के में कोई भेद नहीं है तो ठीक है, फिर मुझे कावड़ में जाने की परमिशन दे। माँ कहती है ठीक है बेटा, अगर तू जाना चाहती है तो ठीक है, ये तो बहुत पुण्य की बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है बेटा, तू अपने भाई के साथ जा। अब बहन जो है अपनी कावड़ की तैयारी करती है। एक वो डंडा बनाती है जिसमें अपने कुछ खाने पीने का सामान वो रखती है, पानी रखती है और उसके बाद से वो पैदल ही यात्रा पर बनारस के लिए वो निकल जाती है, भोले जी के दर्शन करने के लिए। पैदल ही वो जौनपुर से इस यात्रा को शुरू करती है। हालांकि रास्ते में बहुत सारी परेशानी आती है। भाई बहन जब थक जाया करते हैं तो कहीं थोड़ी दूर विश्राम कर लेते हैं और उसके बाद से फिर वो पैदल ही नंगे पांव वो चल देते हैं अपनी मंजिल की ओर। इसी तरह सरिता भी है जो है वो बड़ी मेहनत से अपने भाई के पीछे पीछे वो कावड़ लेकर जा रही थी। पहले तो बहुत सारे उसको साथी भी मिले जो कावड़ लेकर जा रहे थे। कभी कभी भाई बहन उनके पीछे चल दिया करते, कभी कभी वो बहुत ज्यादा थक जाते तो उनका साथ छोड़कर वहीं कहीं भी जगह देखते, छांव देखते तो वो आराम करने लगते। इसी तरह सरिता भी अपने भाई के साथ वो आराम करने लगती। इसी तरह उन लोगों को कावड़ ले जाते तकरीबन 2 से 3 दिन गुजर जाता है। वो चलते हैं, थक जाते हैं, फिर वो रुक जाते हैं। माँ भी फोन पर अपनी बेटी की हालचाल लेती रहती है, अपनी बेटी और बेटे से संपर्क में लगी रहती है। और उसके बाद से माँ अपने बेटी जो है सरिता अपनी माँ को समझाती है कि माँ, तो ज्यादा फिक्र मत कर, हम सब ठीक है, कुशल मंगल है, सब कुछ अच्छा है। यहाँ पर मेरे जैसे बहुत सारे भाई बहन है जो कांवड़ लेकर जा रहे हैं। माँ तू हमारी चिंता मत कर, तू घर पर ध्यान दे, छोटे भाई का ख्याल रख। अब माँ की भी जो चिंता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अब इसी तरह इन लोग भी जो है वो रास्ते पर चल रहे होते हैं। कभी सुनसान पड़ता है, कभी भीड़ भाड़ का इलाका मिलता है। अब इसी तरह एक दिन सरिता जो है रात हो जाती है तो भाई बहन एक जगह किनारा देखकर वो आराम करने लगते हैं। लेकिन उनको नहीं पता था कि यह आराम जो है उनके लिए जिंदगी भर के लिए हराम हो जाएगा। अब जहां पर वो अपने कावड़ को रख कर विश्राम कर रहे थे, रात का समय होता है, कुछ गुंडे वहां पर पहुंचते हैं। पहले तो सरिता के भाई के साथ, रवि के साथ वो बदतमीजी करते हैं, उससे मारपीट करने लगते हैं। बहन जो है अपने भाई को बचाने जाती है, उसका विरोध करती है कि आखिर में मेरे भाई की क्या गलती है, अब मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिर वो उसके साथ भी गाली गलौज करते हैं और उसके बाद से वो उसके ही भाई के सामने उसके कपड़े को उतारने लगते हैं। कोई उसका दुपट्टा खींच रहा था, कोई उसकी शलवार को खींच रहा था। अब बहन जो है, भाई ये सब देखता है तो अपनी बहन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दरअसल वो 3-4 लोग थे, इसीलिए जो अकेला रवि होता है वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है। और उसके बाद से वो जो गुंडे होते हैं वो उसके ही भाई के सामने उसकी ही बहन के साथ वो गंदे काम करने लगते हैं। उसकी इज्जत को वो तार तार करते हैं, उसकी आबरू को बेआबरू कर देते हैं। और उसके बाद से वो उस लड़की को और उसके बाद से रवि को वो इतना पीटते हैं कि जो रवि है वो अधमरा हो जाता है। फिर उसके बाद से जब उनका एक एक करके जो 4 गुंडे होते हैं वो लड़की के साथ गलत काम करते हैं, उसके बाद से लड़की बिल्कुल अर्धमरी हो जाती है, उसको वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। फिर उसके बाद से भाई बहन की जो हालत थी एकदम अर्धमरी हो गई थी, दोनों जो है बेहोश हो गए थे। वहां पर कुछ सुबह होती है, भोर होती है, तकरीबन 4 बज रहे थे, तो वहां पर कुछ कावड़िए जो होते हैं वहां से गुजर रहे थे। इन लोगों को जब देखते हैं तो तुरंत जो है पुलिस को सूचना देते हैं। मौके पर पुलिस जो है पहुंचती है तो सारा मामला वो समझ जाती है कि दरअसल ये जो मामला है ये तो बलात्कार का मामला है। अब लड़की को तुरंत जो है जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अब लड़के को भी भर्ती कराते हैं, लड़का ठीक हो जाता है। उसके बाद से लड़की से बयान लिया जाता है। लड़की बताती है कि उसके साथ 4 दरिंदे उसके साथ ऐसा किए, उसके भाई के साथ उसने मार पिटाई की। अब उसके बाद से इधर जो है पुलिस उन लड़कों को तलाश कर रही होती है। इधर भाई जो है ये सदमा जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो नदी में जाकर छलांग लगाकर अपनी जान दे देता है। इधर माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इधर जो कुछ लड़के हैं, जो कुछ गुंडे होते हैं, पुलिस जो बहरहाल उनको गिरफ्तार कर लेती है।
उनमें से 2 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है ताकि वो 2 और लोगों का नाम बता सके और 2 लोगों को वो ढूंढ रही है। लेकिन सरिता की माँ जो है उसकी पूरी जिंदगी जो है बर्बाद हो चुकी है। अब लड़की जो है वो सरकार से यही गुहार लगा रही है कि मुझे भी मृत्यु दे दे, मैं जी कर क्या करूंगी। अब उसके बाद से जो माँ है उसको भी नहीं समझ में आ रहा है, वो भी सरकार से यही पूछ रही है कि अब मैं क्या करूंगी। मेरी एक बेटी के साथ मेरी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हो गई। उस दरिंदे ने मेरे बेटे को छीन लिया, मेरी बेटी की आबरू को तार तार कर दिया। अब मेरी बेटी के साथ शादी कौन करेगा? पूरा समाज जो है हमें ताने देगा। अब हम क्या करेंगे? माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मीडिया वाले भी वहां पर पहुंच रहे हैं, इस घटना को वो कवर कर रहे हैं। माँ हर किसी से यही पूछ रही है कि हमारा क्या दोष था, हमारी दुनिया तो कोरोना काल में ही चल बसी, हमारे पति छोड़कर चले गए। बड़ी मुश्किलों से लोगों के घरों का बर्तन मांजकर मैं अपने बेटी बेटे को उनका पेट पाल रही थी। अब मैं क्या करूंगी? मेरा बेटा जो है वो चला गया, मैं ये सदमा अब कैसे बर्दाश्त करूंगी? पहले मेरे पति गए, अब मेरा बेटा भी मुझसे छीन गया। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी बेटी के दोषी है मैं उनको अपने हाथों से सजा दूं। सरकार मुझे इस बात की परमिशन दे। मैं चाहती हूँ कि मैं तो उनको गोली मारना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो दर्द उन्होंने मुझे दिया है मैं उनकी माँ को भी ये दर्द दूं। तो दोस्तों बहरहाल ये जो घटना थी दिल को बिल्कुल झकझोर देने वाली ये घटना थी कि आज हमारी बहन बेटियां जो हैं वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो दोस्तों इस घटना पर मैं क्या बोलूं, आप अपनी राय इस घटना पर जरूर दीजिएगा। क्यों आखिर में कहीं भी बेटियां जो है वो सुरक्षित नहीं है, ना वो घर में है ना वो बाहर है। तो दोस्तों आखिर में इसका दोषी कौन है? क्यों ये ऐसी घटनाएं जो है हमारी बहन बेटियों के साथ हो रही हैं? क्यों हम बेटियां जो है कहीं भी सुरक्षित नहीं है? आखिर में इसका जवाब जो है दोस्तों कौन देगा? इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? तो दोस्तों दिल बहुत उदास है। तो चलते चलते दोस्तों इस घटना पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और मैं आज आपसे दोस्तों नहीं कहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मन दोस्तों टूट गया है ऐसी घटना को देखकर, ऐसी घटना को सुनकर। तो बस दोस्तों आपसे यही कहूंगी, मुझे इजाजत दीजिए और हो सके तो इस घटना पर अपनी राय जरूर दीजिएगा।